Welcome viewers to our new video of this series Income Tax Act 1961। लास्ट वीडियो में हमने इनकम कितने टाइप की होती है, हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, और फिर उसके सब पार्ट जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, जो कि डिडक्शंस थी सेक्शन 80C to 80U के अंदर, उनको समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और ये समझते हैं इनकम का एक टाइप एग्रीकल्चरल इनकम होता है, जिसको जनरली लोग समझते हैं कि वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या प्रोविजंस हैं, आइए हम उसको समझते हैं और अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्रीकल्चरल इनकम को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1A में डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 1A क्या बोलता है? एग्रीकल्चरल इनकम मींस द इनकम दैट अराइज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो ये एक की वर्ड हो गया हमारा एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन का, कि एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम है जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू आती है ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहाँ कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। ये एग्रीकल्चरल लैंड को भी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए दो चीज़ों का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर होनी चाहिए। तो ये दोनों की डेफिनेशन को हम समझेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। फॉर द टाइम बिंग आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्या है? इफ एग्रीकल्चरल इनकम इज रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर एग्रीकल्चरल इनकम है हमारी और वो इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड से आ रही है तो उसको हम फुली एग्जेम्प्ट मानते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 1 में। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है वो सिर्फ एक एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है अगर वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर आ रही है। अब इंडिया क्या है, इसको भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है कि इंडिया के अंदर क्या क्या आता है। हम जनरली क्या समझते हैं, जो लैंड वाला एरिया है सिर्फ वो इंडिया है। नहीं, इंडिया के अंदर इंडिया का लैंड वाला एरिया तो आता ही है, साथ में सी शोर और इंडियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आता है, जो इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस होती है इंडिया के लैंड से और उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक। तो उसको भी हम इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड से आ रही है तब वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी सेक्शन 10(1) के अंदर। एग्जेम्प्ट होने का मतलब क्या है? उस पर इनकम टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, उस पर इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो इनकम ही एग्जेम्प्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एग्रीकल्चरल इनकम इज रिलेटेड टू आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई एग्रीकल्चरल इनकम आपको इंडिया से बाहर से आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इंडिया के बाहर सिचुएटेड होगी, तो वहां से आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है, देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ऐसी कोई इनकम है जो कि इंडिया के बाहर से एग्रीकल्चरल इनकम के फॉर्म में इंडिया में आ रही है तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन से हेड में टैक्स पे करेंगे आप? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि 5th और रेसिडुअल हेड था हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम में। नेक्स्ट, इनकम डिराइव ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम सारी चीजें होंगी इसको छोड़ के। कौन सी चीज? अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर में क्या क्या आता है ये चीज हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, सेक्शन 40 के अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअल में ट्रांसफर बोलते हैं किसको है? जनरली ट्रांसफर सेल को हम बोलते हैं। जो अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को सेल कर रहे हैं और उससे कोई इनकम हम अर्न कर रहे हैं तो वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1A। अब इन चीज़ों को समझने के बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए दो बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होना एंड द नेक्स्ट वन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चरल लैंड पर होना। तो वो एग्रीकल्चरल लैंड है क्या, आइए उसको समझते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड को समझने के लिए हमें इस टेबल को समझना पड़ेगा, जिसको समझने के बाद हमें एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर हमें एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है ये समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम हम डिराइव करेंगे उसको हम क्या मानेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। और अगर वो इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड से डिराइव हो रही है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(1). समझते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को।
तो फॉर क्वालिफाइंग अ लैंड एज एन एग्रीकल्चरल लैंड फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। इन कंडीशंस को जो लैंड सेटिस्फाई करेगी उसी को हम मानेंगे कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है। तो कंडीशन क्या है? इफ द लैंड इज सिचुएटेड इन एरिया मेंशन इन द फॉलोइंग टेबल, जो लैंड इन एरिया में सिचुएटेड होगी और इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी तो उससे जो इनकम आएगी उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। मतलब इनके अलावा जो भी इनकम होगी उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। अगर आपकी लैंड इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो आपकी लैंड एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, उससे रिलेटेड इनकम आई जो वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। तो आइए समझते हैं जो पहली कंडीशन है। हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया डिसाइड किया। एक तो आपकी लैंड सिचुएटेड कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, और उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है। ये दो कंडीशन के बेसिस पे एग्रीकल्चरल लैंड डिफाइन होती है इनकम टैक्स एक्ट में। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी लैंड है वो अगर सिचुएटेड है नॉट मोर देन 2 किलोमीटर, मतलब कहाँ से? फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। आपके एरिया में म्यूनिसिपैलिटी होगी जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, या तो कैंटोनमेंट बोर्ड होगा। तो उन दोनों एरिया से अगर आपकी जो लैंड है वो विद इन 2 किलोमीटर्स में है, मतलब आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड जिसको आप कह रहे हो वो सिचुएशन उसकी कहाँ पे है, वो सिचुएटेड कहाँ पे है? कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर है, और उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए बट 1 लाख से कम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। मतलब एग्रीकल्चरल लैंड होने के लिए आपको क्या, आपकी लैंड को क्या फुलफिल करना पड़ेगा? एक तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में सिचुएटेड हो म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड से। अगर आपका कैंटोनमेंट बोर्ड से आपकी लैंड 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर सिचुएटेड है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम होनी चाहिए और या तो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। अगर आपकी लैंड विद इन 2 किलोमीटर है कैंटोनमेंट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के और वहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है एंड लेस देन 1 लाख है तो उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मिस्टर ए इज हैविंग अ पीस ऑफ लैंड जो कि सिचुएटेड कहाँ पे है? सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी एंड पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की? पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इज 8,000। ठीक है, तो अब इस लैंड को हम क्या बोलेंगे? पहली कंडीशन क्या है कि वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर सिचुएटेड होनी चाहिए। अगर 2 किलोमीटर के अंदर है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन, वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से अगर ज़्यादा है और 1 लाख से कम है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। हमारी जो लैंड है वो 3 किलोमीटर्स है फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है हमारी लैंड, तो पहली कंडीशन हो गई कि हमारी एग्रीकल्चरल लैंड फुलफिल कर रही है पहली कंडीशन। सेकंड, वहाँ की पॉपुलेशन 8,000 है, मतलब 10,000 से कम होनी चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन 10,000 से कम है या 1 लाख से ज़्यादा है तो हमारी लैंड सेटिस्फाई कर रही है द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसका मतलब है ये लैंड कैसी लैंड होगी? एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी ये लैंड। और यहाँ से जो भी इनकम आएगी वो इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड क्या है? हमारी जो लैंड है वो 2 किलोमीटर से तो दूर है बट अंडर 6 किलोमीटर है, मतलब ये एक तरह के स्लैब हो गया ना कि अगर 2 किलोमीटर से अंदर है और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख से कम है तो हमारी लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहा जाएगा। बट सेकंड कंडीशन, अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा है
बट 6 किलोमीटर से कम है। जो दूरी है हमारी लैंड की फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड, वो 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा है बट 6 किलोमीटर से कम है, और वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख से कम है। ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है लैंड, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम कुछ चेंज करें कि जो हमारी लैंड है उसकी डिस्टेंस लेट्स से कि 7 किलोमीटर है, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 80,000 है। तो अब इस केस में क्या होगा, इसको हम एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? पहले आप इसको एक बार एनालाइज करिए सिचुएशन को, और आप मन में सोचिए कि इसको हम एग्रीकल्चरल लैंड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? पहली वाली कर रही है क्या कि 2 किलोमीटर से कम में है? नहीं है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, 7 किलोमीटर है। तो पहली वाली मतलब अगर ये सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन तो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। तो अगर नहीं सेटिस्फाई कर रही है पहली वाली कंडीशन तो मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, मोर देन 2 किलोमीटर है पहली वाली कंडीशन। और वहाँ की पॉपुलेशन भी हमें देखनी है, तो पॉपुलेशन कितनी है? 80,000 है। पॉपुलेशन 80,000 है, जो कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। क्यों? क्योंकि 1 लाख से कम है ना पॉपुलेशन, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। दोनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाई नहीं करना है फॉर बीइंग एन एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ की पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज़्यादा होती या 10,000 से कम होती तो ये कहलाती है एग्रीकल्चरल लैंड। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि 6 किलोमीटर से ज़्यादा है, ये जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा है, 7 किलोमीटर है, बट वहाँ की पॉपुलेशन भी हमें देखना है साथ में साथ कि वो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 लाख से कम होनी चाहिए। अब यहाँ की पॉपुलेशन क्या है? 80,000 है, 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है और 10 लाख से कम भी नहीं है, मतलब 1 लाख और 10 लाख के बीच में फॉल नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये 6 किलोमीटर से ज़्यादा भी है और वहाँ की पॉपुलेशन भी 1 लाख से कम है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर से तो ज़्यादा है बट 8 किलोमीटर से अगर कम होती है और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। अगर वहाँ की जो डिस्टेंस है हमारी लैंड की वो 8 किलोमीटर से कम है, कहाँ से मेजर करेंगे ये डिस्टेंस? म्यूनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन बोर्ड से, कैंटोनमेंट बोर्ड से। अगर वहाँ से डिस्टेंस 8 किलोमीटर से कम है और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। इसका मतलब है अगर हम अपना एक दूसरा एग्जाम्पल लें, इसको हम ऐसे समझते हैं, लेट्स से ये जो है ये कैंटोनमेंट बोर्ड है या तो म्यूनिसिपैलिटी है, ये हमारी लैंड है। अब हमें पहली कंडीशन क्या है? अगर हमें एग्रीकल्चरल लैंड इसको बोलना है तो इसको क्या सेटिस्फाई करना होगा? ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है मोर देन 2 किलोमीटर होनी चाहिए और वहां की पॉपुलेशन भी शुड बी लेस देन 10,000 और मोर देन 1 लाख होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी लैंड एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। मतलब डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और जो वहाँ की पॉपुलेशन है या तो 10,000 से कम है या तो 1 लाख से ज़्यादा है, यानी 10,000 और 1 लाख के बीच में नहीं फॉल करनी चाहिए पॉपुलेशन, और डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। हमारी लैंड के बीच की डिस्टेंस और वहाँ की पॉपुलेशन दोनों में देखना है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। सेकंड क्या था कि 2 किलोमीटर से तो डिस्टेंस ज़्यादा है बट 6 किलोमीटर से कम, मतलब हमारी जो डिस्टेंस है वो मोर देन 6 किलोमीटर्स होनी चाहिए
साथ ही साथ उसकी पॉपुलेशन भी हमें देखनी है। पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 1 लाख और मोर देन 10 लाख। सेकेंड कंडीशन, अगर हमारी लैंड की जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब हमने कैंटोनमेंट बोर्ड से मेजर किया अपने लैंड की डिस्टेंस और वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा आ रही है, और वहाँ की साथ में पॉपुलेशन भी देखनी है। अगर वो 1 लाख से कम है पॉपुलेशन या तो 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में फॉल नहीं करना चाहिए, 1 लाख और 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन फॉल नहीं करनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे वो एग्रीकल्चरल लैंड है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसको निगेटिव सेंस में बताया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। टैक्स बनाते वक्त कुछ रेशनल होता है, उसके पीछे का लॉजिक होता है जिसको ध्यान में रख के टैक्स को लॉ लैंग्वेज को लिखा जाता है, तो उसको हमें समझने के लिए आई होप ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आ रही होगी, क्योंकि वो लॉ की लैंग्वेज थी, ये हमने सिंप्लीफाई किया है उसको अपने वर्ड्स में समझाने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेशन है, वो निगेटिव डेफिनेशन थी कि अगर उसको आप सेटिस्फाई करोगे तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी, अगर उस कंडीशन को आप सेटिस्फाई करते हो, बट इस कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड कहलाएगी। तो ये पॉजिटिव डेफिनेशन है कि आपकी डिस्टेंस भी 6 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए और पॉपुलेशन या तो 1 लाख से कम हो या 10 लाख से ज़्यादा हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपकी जो डिस्टेंस है लैंड की वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर से ज़्यादा पे सिचुएटेड होनी चाहिए, और साथ ही में पॉपुलेशन should be less than 10 lakh। लेस देन 10 लाख। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमारी जो लैंड है वो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारी लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई नो इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, बट यू नीड टू वॉच दिस एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पिछला वाला जो था वो लॉ की लैंग्वेज है, इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, आई एग्री विद दैट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो योर सजेशंस एंड क्वेरीज, and subscribe our channel for latest updates. Please hit the bell icon so that our updates reach you timely. Thank you.